Hello students, good afternoon to all of you। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये बताया कि नेगोशिएबल का मतलब बच्चा ट्रांसफरेबल, ना कि आपका नेगोशिएट करना मतलब आप किसी चीज़ के बारे में एक समझौता करके प्राइस को कम ज़्यादा करना, ये नहीं है। इसका प्योर मीनिंग है बच्चा ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट। एंड किस लिए ये यूज होता है बताया था आपको मैंने। अगर सपोज कोई हमसे उधार मांगता है तो हम उसको बेझिझक उधार दे सकते हैं, एक एग्रीमेंट करके, एक बिल देके, एक प्रॉमिसरी नोट लेके कि भैया कि प्रॉमिसरी नोट क्या है वो आपको बताऊंगा, बस अभी जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए एक बिल बनाया मैंने, आपको बिल दिया, उस बिल पे लिखा है कि आप मुझसे 1 लाख रुपए ले रहे हो, आप मुझे 6 महीने के बाद दोगे विद इंटरेस्ट के साथ, मुझे दोगे या मैं जिसको बोलूंगा उसको दोगे, या जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको दोगे, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको भी दोगे। सपोज बच्चों में मर गया तो मेरा जो भी लीगल हायर होगा उसके पास वो पेपर होगा, वो आपके पास जाएगा भैया कि ये इंसान का था तो वो तो अब नहीं रहे, तो वो मुझे देके गए थे, इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है तो आप पैसा दीजिए, तो आप उनको दोगे। जरूर बच्चों समझ में आया। जो भी हो आप वो पैसा दोगे, वहां लिखा होगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, बहुत हेल्प करता है हमें। एंड नेगोशिएबल टर्म यूज क्यों होता है, अगर मैं चाहूँ तो उस इंस्ट्रूमेंट को एक्स को दे सकता हूँ, वाई को दे सकता हूँ, वाई जेड को दे सकता है, जेड ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, किसी को भी दे सकते हैं। एंड बच्चों अगर कोई बोलेगा ये कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है, कितनी बार इसको हम एक से दूसरे लोगों तक ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। एंड ये क्वेश्चन बच्चों एंट्रांस में आता है, कभी इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों कितनी बार आपका ट्रांसफर हो सकता है, कितनी बार नेगोशिएबल हो सकता है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जितनी बार मर्जी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या आपने आंसर दिया, आंसर बच्चों ऐसा है कि सपोज आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी पीरियड 6 मंथ है, आपने मुझसे लोन लिया 1 लाख रुपए, आप मुझे 6 मंथ के पास पैसा दोगे, तो 6 मंथ, विद इन 6 मंथ में मैं जितनी बार ट्रांसफर कर सकूं। तो इसका नेगोशिएबिलिटी जो है, इसका नेगोशिएबिलिटी बट ट्रांसफरेबिलिटी जो है डिपेंड्स करता है बच्चों, डिपेंड करता है ऑन मैच्योरिटी पीरियड। आप मैच्योरिटी पीरियड के अंदर इसको जितनी बार चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। So there is no specific limit of बच्चों its transferability, it depends upon the बच्चों maturity period। आप सपोज आज आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने मुझे दिया, आपको मैंने पैसा दिया, कल सपोज मैंने किसी सामान लिया उसको पैसा देना है तो मैंने उसको वो पेमेंट दे दिया, तो वो अभी सपोज 6 मंथ का था तो 180 डेज सपोज सोच लो, 183 84 डेज और 180 डेज, तो कल से वो 179 डेज वेट करेगा सपोज, और 29 डेज के बाद वो किसी को दे देगा तो वो आपके लिए 150 डेज वेट करेगा। तो ऐसे बच्चों ट्रांसफरेबल हो सकता है एंड इसका कोई लिमिट नहीं है। बट इसका ट्रांसफरेबिलिटी कितनी कब तक हो सकता है बच्चों, मैच्योरिटी होने तक। मैच्योरिटी होने के बाद अब ट्रांसफरेबल नहीं हो पाएगा, तब तो पेमेंट देने का टाइम आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो जो भी हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, हमारा जो फंड होता है, हमारा जो डेप्ट होता है, वो बच्चों प्रोटेक्ट होके रहता है। अगर बोला जाए, अगर आप ध्यान से सुनोगे, अगर बोला जाए एंड अगर आप ध्यान से सुने होंगे कल जो मैंने बोला था बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए डेप्ट। हमने जो किसी को उधार दिया है वो डेप्ट बच्चों पूरा कंफर्म मिलेगा, और स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, जो भी स्पेसिफिक सम ऑफ मनी होगा, एट ए सेट डेट। समझ में आया कि नहीं, या ऐसे मैंने लिखा था आइदर ऑन डिमांड, मैं जब मांगूंगा तब दोगे, और एट ए सेट डेट, जो डेट लिखा है उस डेट पे दोगे, या मैं जब डिमांड करूंगा तब दोगे। क्लियर बच्चों। कौन देगा, जिसका नेम बच्चों इज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। 1 मिनट बच्चों, इस टॉपिक को पूरे ध्यान से आप सभी को सुनना है। मैंने आपको बोला था ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड उसके साथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके फ्यूचर इंटरव्यू एंट्रांस में बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स में जरूरी है, आपका अकाउंट्स में जरूरी है, बहुत जरूरी है अकाउंटिंग में, एंड लॉ में तो कंपलसरी आपको समझना है। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट, इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट गारंटिंग द बच्चों, गारंटिंग द
पेमेंट ऑफ ए डेप्ट, हमारी डेप्ट को बच्चों पूरा गारंटेड, पूरा सिक्योर कर रहा है ऑफ ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। 1 लाख लिखा है तो 1 लाख होगा। 1 लाख अगर सपोज मैंने आपको दिया पर आप मुझे 1,05,000 दोगे तो 1,05,000 लिखा होगा। आइदर ऑन डिमांड, जब मांगूंगा, और एट ए सेट टाइम या डेट, या डेट जहां वहां पे जो लिखा हुआ है। आप इसको याद रख सकते हो मैं जो बोल रहा हूं बच्चों। बाय द पेयर, कौन देगा? पेयर। आपको इसके सारे चीजें आज जो स्टार्ट होगा उसमें पता चलेगा एंड धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। बाय द पेयर, बच्चा जो पेमेंट करता है उसे पेयर बोलते हैं। एंड जिसको देते हैं, सपोज आप पेमेंट करोगे पेयर एंड मुझे दोगे मैं पेई, पेई, PAYEE। इट डजंट मीन कि आप सोचोगे मैं पेमेंट करूंगा। पेयर पेमेंट करता है, पेई को पेमेंट होता है। समझ में आए कि नहीं बच्चों? सो बाय द पेयर और बाय द पर्सन हुज नेम इज, कौन पेमेंट करेगा, कौन आपका डेप्ट देने के लिए प्रॉमिस करेगा, कौन गारंटी देगा? बाय द पर्सन लिखो तो, नहीं तो पेयर नहीं लिखो तो बाय द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट। क्लियर? सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डॉक्यूमेंट गारंटीइंग द पेमेंट ऑफ ए सर्टेन सम या गारंटीइंग द पेमेंट ऑफ ए डेप्ट ऑफ सर्टेन सम। समझ में आया कि नहीं? आइदर ऑन डिमांड और एट ए सेट डेट, डिमांड करने से या सेट टाइम जो लिखा हुआ है। बाय द पर्सन हुज नेम, कौन पेमेंट करेगा? बाय द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड इससे नेगोशिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम ये इतना ऑथेंटिक है, ये सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बनाया गया है एंड इसको ब्रिटिश टाइम से बनाया गया है। उन्होंने बनाया था, अपने इंग्लैंड के नियम के हिसाब से बनाया था एंड हमारे इंडिया में चल रहा है। एंड नेगोशिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कब तक ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, ऐसा कोई ठिकाना नहीं। पर जब तक बच्चों, सब चीजें बता रहा हूं, जब तक इसका मैच्योरिटी डेट नहीं आएगा तब तक हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी इसको लेगा क्योंकि ये पूरा ऑथेंटिक है। इवन बैंक भी ले जाएगा, कोई नहीं लेगा तो। क्लियर बच्चों? तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। या एंडोर्स उसको ट्रांसफर, एंडोर्स बच्चों प्लस 2 फर्स्ट ईयर पढ़ाया था मैंने चेक ट्रांजेक्शन में। मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने वाई को दिया तो वाई को एंडोर्स कर दिया। वो पैसा नहीं, वो जो बिल लिया वाई को एंडोर्स कर दिया। वाई आपसे पैसा लेगा, अब आप पैसा वाई को दोगे तो एंडोर्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, एंडोर्स क्या है, सब चीज बताऊंगा। ठीक है, तो अब ज्यादा लेट नहीं करते। नेगोशिएबल का मीनिंग शायद आपको पता चल चुका है। ये हमारी डेप्ट को गारंटी देता है, इसमें स्पेसिफिक अमाउंट लिखा होता है एंड जिसने पैसा दिया उसको पैसा मिलेगा, जिसने लिया है उससे जरूर पैसा मिलेगा। आइदर जब मैं डिमांड करूंगा, जब उसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। एंड कौन देगा? जिसका नाम लिखा हुआ है। एंड नेगोशिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इसको ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। क्लियर? तो जो इंट्रोडक्शन था बच्चों, द लॉ रिलेटिंग टू, पहले सुन लो, द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया बच्चों इज कंटेंट इन द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो इंडिया में बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है बच्चों, वो लिखा हुआ है, इज कंटेंट इन द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बच्चों 1881। क्लियर बच्चों? एंड बच्चों इट डील्स विद प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। बताऊंगा थोड़ी देर में। इट डील्स विद प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। एंड बच्चों इसके साथ दिस द लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया is based on almost entirely the same principle of बच्चों मर्केंटाइल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटाइल है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो लॉ है बच्चों, पूरी तरह से लगभग सेम ही हमारा यहाँ का भी प्रिंसिपल है। एंड द प्रोविजन ऑफ द बच्चों दिस प्रिंसिपल, इसकी जो प्रोविजन है, इसके जो नियम है, इट अप्लाइज टू बच्चों, इसका जो एक्ट है इट अप्लाइज टू बच्चों आपके जितने होल ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बच्चों, इंडियन हो फॉरेनर, सब पे होता है, एप्लीकेबल होता है। बट दिस एक्ट बच्चों इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसकी तरह अगर और कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपको मैंने कल बोला ट्रेजरी बिल बोला था, आपको बोला करेंसी नोट्स बोला, तो वो भी बच्चों अगर आप बोलोगे तो आपने करेंसी नोट पे भी बच्चों लिखा होता है, देखना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ रुपीज, ऐसे लिखा होता है। नेगोशिएबल हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो 1881 में नहीं आता, वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता। हो जाएगा, पहले सुनो। सो दिस एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडियन हो चाहे फॉरेनर्स हो, बट दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट। इस तरह के और इंस्ट्रूमेंट पे ये अप्लाई नहीं होती।
क्लियर बच्चों। देन बच्चों और एक लाइन मैंने आपको बताया था, द प्रोविजन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट डजंट अफेक्ट, जो भी हो बच्चों, जो भी जैसा भी हो, इट डजंट अफेक्ट बच्चों सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द बच्चों आरबीआई एक्ट 1934। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नियम है, उनकी जो एक्ट है, उसमें 31 एंड सेक्शन 32 में बच्चों जो लिखा है, उसके प्रोविजंस को जैसे भी होना क्यों, ये उसका कभी भी विरोध नहीं करेगी, उसको कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब इट जैसे भी हो बच्चों, द एक्ट डज नॉट अफेक्ट दी सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1931। सो सेक्शन 31 में क्या लिखा है, 32 में क्या लिखा है, ये जानना जरूरी है। सो बच्चों जो भी हो, ये सेक्शन 31 एंड 32 को अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर। एंड उसके साथ बच्चों ऐसा क्यों लिखा है, पहले 31 में क्या है, 32 में क्या है। बच्चों 31 में क्या है बस बता दे रहा हूं, धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो समझ जाओगे फिलहाल, शायद फिर भी अगर नहीं हुआ तो बाद में समझ जाओगे एक क्लास के बाद। 31 में बच्चों लिखा है बच्चों, नो पर्सन अदर देन द आरबीआई, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक अदर देन द आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बच्चों ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक और इशू बच्चों, ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक और इशू बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट बच्चों, आइदर पेबल ऑन डिमांड और नोट। कोई दे नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, कोई इशू नहीं कर सकता। आप शायद नहीं समझे, आप मुझसे लोन लेने आए हो तो मैंने आपको ड्रॉ दिया, ये दिया, ड्रॉ किया आपके ऊपर, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, मैंने बिल दिया, भैया यहाँ पे पढ़ के साइन मारो, यहाँ लिखा है कि मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ, आप मुझे रिटर्न करोगे, तो आप पढ़ के साइन मार के मुझे दोगे। तो ये मैंने ड्रॉ किया, इशू किया, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करके मेरे को दे दोगे। तो यहां बोला जा रहा है नो पर्सन अदर देन आरबीआई बच्चों, आरबीआई से जो मिलता है बिल उसको हम दे सकते हैं, तो मेन वो आरबीआई होगा। नो पर्सन अदर देन द आरबीआई और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट हो, कैन इशू हो, कैन ड्रॉ बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। कोई इशू नहीं कर सकता, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता। पेबल टू बेयर ऑन डिमांड, कोई भी किसी के डिमांड पे बना नहीं सकता, पेमेंट भी नहीं होगा। एंड सेकेंड पॉइंट बच्चों, अगर कोई इंसान ऐसा करता है, सेक्शन 32, इफ एनी पर्सन डू सो, अगर ऐसा कोई करता है, 32 बोलता है दैट, ऐसा होता है, ही शैल बी पनिश्ड विथ फाइन। इफ एनी पर्सन बच्चों इस तरह कुछ करता है, देन ही शैल बी पनिश्ड विथ फाइन, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सेक्शन 31 में लिखा है कि आरबीआई को छोड़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के कोई ऐसा नहीं कर सकता, उनके बॉडीज सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर ये क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है तो मैं कल एक बिल बना लूंगा, बिल बना के आपको दे दूंगा, आप क्या उसको एक्सेप्ट कर लोगे। बच्चों चेक, चेक कौन देता है, बैंक देता है, ऑथेंटिक है। अब वो चेक मैं आपको दे रहा हूं, उसमें लिखा है 1 लाख रुपए, अगर आप उस चेक को लेके बैंक जाते हो, मेरे बैंक जाओ किसी और के बैंक जाओ, मतलब वही पर्टिकुलर वही बैंक जाओ, किसी और बैंक, सब में आपको पैसा मिलेगा। तो वो चेक तो मैंने नहीं खुद बनाया ना, मैंने दिया है, पर उनका है चेक। तो यही बात है, नो पर्सन अदर देन दी आरबीआई, तो आरबीआई के ब्रांचेस जो हैं या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो है गवर्निंग बॉडी बच्चों, उनको छोड़ के कोई भी इसको ड्रॉ, एक्सेप्ट, इशू नहीं कर सकता। एंड अगर 32 में लिखा अगर वो ऐसा करता है तो ही शैल बी पनिश्ड विथ फाइन, उसको फाइन दिया जाएगा। तो जो भी हो, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करें, आप जो भी इशू करेंगे इसके नियम किसी और इंस्ट्रूमेंट पे लागू नहीं होंगे। एंड बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो भी करो, हाउएवर इट डजंट अफेक्ट सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। 31 says no person other than RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ड्रॉ बोला ना, अभी बताऊंगा बच्चों, ड्रॉ, एक्सेप्ट, इशू, मेक। आपका हुआ मेक क्या है आप बोलोगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा बच्चों। आपका हर चीज जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, नहीं कर सकता। एंड अगर कर दिया बच्चों तो ही शैल बी पनिश्ड विथ फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
मीनिंग तो आपको बता दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए डेप्ट, डेप्ट लिख दो, ऑफ सर्टेन अमाउंट आइदर ऑन डिमांड और एट ए सेट डेट बाय द पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए डेप्ट आइदर ऑन डिमांड और एट ए सेट डेट by the person whose name is mentioned in the document. तो this is बच्चों all about negotiable instrument। अभी भी बच्चों को समझने में डाउट होगा। बच्चों वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं एंड डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, फिर भी बच्चों मैं बार बार ये बातें बोल के अपने ही बच्चों को बोलता हूं, ऐसे कि बच्चों अगर बाय प्रोफेशन देखा जाए तो मुझे इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने बच्चों को पूरा परफेक्ट बनाऊं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड मैं चाहता हूं तुम लोग बनो। कहां तक तुम लोग मुझे सुन रही हो, कहां तक आप लोग मुझे सुन रहे हो ध्यान से, एंड कितना मुझे फॉलो कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतनी आशा तो जरूर है आप लोग मुझे सुनते जरूर हो। फिर भी बच्चों याद रखना, आप मुझसे मिले हो, बहुत दिन मुझे देखा होगा, बच्चों जितना भी टाइम आप लोगों ने मेरे साथ स्पेंड किया है इन आवर बच्चों, जो रिलेशनशिप हमारा है टीचर एंड स्टूडेंट का, तो यू ऑलवेज बच्चों फाइंड, आपको दिखाई देता हो कि मैं पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हूँ। एंड यहाँ बच्चों मुझे स्टूडेंट कुछ पूछे उससे पहले मैं उसका डाउट क्लियर करता हूँ। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए, जब बोलता हूं कि नहीं हुआ होगा तो क्योंकि मुझे फील होता है कि नहीं हुआ हो, और आपको भी सोचना चाहिए कि हाँ सर बता रहे हैं, सो वेट जब तक खत्म ना हो। तो बच्चों अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, और एक दो चीज बताऊंगा, पहले एक चीज सुन लो। तो बच्चों ऐसे प्रोविजंस क्यों हुए, दिस प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे बना गया इसलिए बच्चों, टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट पावर ऑफ इशूइंग द पेपर करेंसी नोट्स। अगर हर एक चीज में क्या होगा, सपोज आप को मैं हेल्प कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोगे, कोई दुकान से सामान खरीदेगा वो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देगा, बाजार से कपड़े लाओगे उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर हर जगह बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से काम होगा तो गवर्नमेंट पेपर करेंसी नोट यूज ही नहीं करेगी, सब जगह तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है उसका जो कंट्रोल है, कितना इशू होगा, कितना बनेगा, कितना एक्सेप्ट होगा, ये सब गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई के पास है। भारत में नए नोट कौन बनाता है, नया करेंसी कौन बनाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों उनके पास ही पावर है कि कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देश में ओपनली घूम सकते हैं, कितने ओपनली आपका नेगोशिएट हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, एंड उसी के हिसाब से बच्चों वो लोग करेंसी भी बनाते हैं। एंड अगर बच्चों तुम लोगों को फ्रीडम मिल जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की, तो हर एक इंसान उसको मिसयूज भी कर सकता है एंड वो हमारी करेंसी पे अफेक्ट करेगी, करेंसी पे अफेक्ट करेगी। सो दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31, 32, तो आप बोलो सर इससे करेंसी पे क्या अफेक्ट, बच्चों 31 बोल दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई को छोड़ के कोई भी नहीं ना एक्सेप्ट कर सकता है, ना इशू कर सकता है, ना मेक कर सकता है, ना ड्रॉ कर सकता है आपका प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चाहे डिमांड हो चाहे ना हो, तो उनके हिसाब से ही बनेगा एंड वो लोग करेंसी बनाती है। सो दिस प्रोविजन, ये पावर उनके पास इसलिए है क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की पावर होती है, कितना पेपर करेंसी नोट्स, कितना कॉइन इशू हो, कॉइन तो छोटी बात है, करेंसी देश में कितनी करेंसी हर साल बनती है देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जबकि उनको ही डिसाइड करना होता है, तो उनको ही बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी डिसीजन लेने का, उसका राइट जो कंप्लीट कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, कितना बनेगा, नहीं होगा, वो सब पावर भी बच्चों उनके पास ही होता है, अदरवाइज बच्चों प्रॉब्लम होगा। सो इट दिस प्रोविजन इज मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी बच्चों गवर्नमेंट पावर ऑफ इशूइंग, गवर्नमेंट पावर तो बोला है पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू बनाता है, गवर्नमेंट पावर ऑफ इशूइंग दी पेपर करेंसी नोट। ये प्रोविजन गवर्नमेंट की जो पावर है जिससे वो पेपर करेंसी नोट बनाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। सो ओवरऑली बच्चों मैंने अभी तक बोला द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कंटेंट इन द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इट डील्स विद बच्चों या इट कंटेन्स या इट इंक्लूड्स, इट इन्वॉल्व्स आपका बिल्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। And the law relating to negotiable instrument is based on almost entirely the same principle of mercantile law of England.
And the provision of this law, the act बच्चों is applicable to whole of India, all citizens of India, whether Indian हो चाहे foreigner हो जो इंडिया में आए हुए हैं, but it is not applicable to other instrument. And one more important thing, it doesn't affect the section 31 and 32 of the RBI Act 1934. And if anyone asks you बच्चों what is given in 31, then tell बता देना, and 32 में क्या लिख देना. And object is to protect the government power of issuing the paper currency notes. बिकॉज आरबीआई के पास ही बच्चों ये पावर है, आरबीआई के पास ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी इश्यू करने की पावर है. तो दोनों को वो देख के जांच करके देश में रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों करते हैं. मन मर्जी से बच्चों गवर्नमेंट पैसा छपा के लोगों को नहीं दे सकती, नहीं तो एक दिन में हम करोड़पति बन जाते. गवर्नमेंट इतना क्यों मेहनत करेगी? गवर्नमेंट तो मशीन से पैसा 1-1 करोड़ निकालेगी. मिनिस्टर को 1 करोड़, आप जितने आप बच्चे पढ़ रहे सबको 1-1 करोड़ पाए तो कोई काम नहीं करेगा, कल से कोई मेहनत ही नहीं करेगा. इतना क्यों टेंशन है? क्यों खजाने से पैसा निकालोगे? क्यों टैक्स लोगे? क्यों सेल करोगे? पैसा छपाओ, सबको बांट दो. ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा हुआ तो कोई गरीब काम नहीं करेगा, झाड़ू वाला झाड़ू नहीं मारेगा, कपड़े बनाने वाला कपड़ा नहीं बनाएगा, लेबर कोई काम नहीं करेगा, घर बनाने वाला घर नहीं बना. आपकी नौकरानी आपको भले ही कल से भाई जो भी आपके घर में बुलाती है, मावसी आमो करू कल ऐसी वो काम करे, मैं आपको, आप मुझे कल 1000 रुपये दी, मैं आपको 2000 रुपये दूंगी. ऐसा हो जाएगा सिचुएशन. तो ऐसा नहीं हो सकता. क्लियर बच्चों? खत्म. तो अब मैं आपको पढ़ाना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स. पर मैं बच्चों यहां पे पॉज करता हूं, इसको स्किप करता हूं. देखो बच्चों, ये मेरा पॉइंट है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिटेल अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको बच्चों हमने जो मीनिंग था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो वाला मीनिंग नहीं जो मैंने आपको बताया गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए डेब्ट, वो छोड़ो. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों डील्स विद प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बच्चों चेक. अगर आप इन तीनों को समझ जाओगे, देन बैक करोगे इस इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से बच्चों जानकारी मिल जाएगी एंड वो कभी नहीं भूलोगे. So far as your topic is concerned बच्चों, our topic is negotiable instrument and what are the instrument, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. पर बच्चों प्रीवियसली हम भी जब पढ़े थे तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बस एक थोड़ा सा मीनिंग पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा था. बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब हम पढ़ते थे प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक. इन तीनों को पढ़ना मतलब बच्चों इज इक्वल टू आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है. तो मेरे कहने का मतलब आप समझ पाए. तो अभी इसको पूरी तरह से समझने के लिए जो पहला क्वेश्चन एग्जाम का बहुत आता है, 2-4 साल में जरूर एक बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. पर इस क्वेश्चन का तो हम इंट्रोडक्शन मीनिंग तो पार्ट हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो जो मैं आपको दे दूंगा. सेक्शन 13 में लिखा हुआ है बच्चों, नेगोशिएबल मतलब एन इंस्ट्रूमेंट, ए रिटन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर हो सकता है. इट इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड check which is either payable to the bearer, either payable on demand or to the बच्चों either pay which is payable either to order or to the bearer on demand. जो भी हो आपको बताया जाएगा, अभी छोड़ो उसको. सेक्शन 13 में है, आपको मैंने बताया 13(1). ओके, तो बच्चों लेट्स मूव टू दी, थोड़ा स्टार्ट करते हैं प्रॉमिसरी नोट. अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट. हम रैपिडली पढ़ते जाएंगे क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ इसलिए हमें टाइम लग रहा है पढ़ने में. व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर चेक पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे. देन डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक. जब ओवरऑली तीनों इंस्ट्रूमेंट को पढ़ लेंगे, देन अगेन बच्चों हम बैक करेंगे कि इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. तब तक आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा. क्लियर? सो डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पर मैं आज आपको ओवरऑली इंफॉर्मेशन देता हूं अबाउट द प्रॉमिसरी नोट, द फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ओके बच्चों, तो अब ध्यान से सभी सुने, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स इसको सुने पूरे ध्यान से. बच्चों द पॉइंट इज, ध्यान से सुनो. सपोज प्रॉमिसरी नोट पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मोस्ट पॉपुलर. अब चेक को आप ड्राफ्ट भी बोल सकते हो, बताऊंगा सब कुछ आपको. बच्चों ये जो मैं बताता हूं ना एक एक चीज बीच में,
आप उसको इग्नोर मत करना। चेक को ड्राफ्ट बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट 13(1) है। आपका बोला था और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं आते, ट्रेजरी बिल, आपका करेंसी बोला। ये जो चीज बताता हूं बच्चों, यही आपको फ्यूचर में हैरान करेगी अगर आप भूल जाओगे। यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन आपके बुक में नहीं लिखे, यही क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं जाता, यही क्वेश्चन आपको फ्यूचर में एंट्रांस या किसी इंटरव्यू में क्वालिफाई करने नहीं देते। इन्हीं को याद करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन स्कूल कॉलेज लेवल में आते हैं। एंट्रांस इंटरव्यू में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिकली डायरेक्ट बुक में नहीं लिखा होता। टाइम विल कम, जैसे बच्चे सीए जो पढ़ते हैं बच्चों, उनको कोई भी क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट नहीं आता, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा जो आप उसको डायरेक्टली आंसर दोगे। तो इसके लिए आपको अपना बेस बहुत स्ट्रांग बनाना है, बहुत ज्यादा। तो अब बच्चों व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, ओके, मीनिंग बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा। तो बच्चों सपोज आप लोगों में सपोज एक बच्चा है, उसका नाम है शिबू। तो शिबू को मुझसे पैसा चाहिए, क्लियर। तो शिबू ने क्या किया, एक प्रॉमिसरी नोट बनाया। ऐसे तो मैं आपको बता चुका हूं, चाहे आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर नहीं हो सकता। तो उनके द्वारा बना गया, पावर दिया गया इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया। उसमें लिखा है कि जो भी लिखा है, जैसे मैं नॉर्मल बताता हूं कि सपोज मैं उसका दोस्त हूं या मैं सर हूं या कोई भी हूं, तो उसने लिखा है कि आप मुझे इतना पैसा देंगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका दिया गया हो पैसा मैं आपको इतने समय के अंदर इतने इंटरेस्ट के साथ या इस पैसे के साथ मैं आपको रिटर्न करूंगा। फिर अपना सिग्नेचर मार के देता है, फिर मेरे पास आता है एंड मुझे वो नोट देता है। देखो मुझे वो कुछ नहीं बोला, नोट दे। तो मैंने नोट को पढ़ा, तो वहाँ लिखा है कि भैया आप मुझे अगर 5,000 रुपये देते हैं या 50,000 रुपये देते हैं तो वो मुंह से बोल सकता है भैया मुझे 50,000 रुपये दोगे। मैं बोलूँगा हाँ दूंगा, पर मुझे क्या, मेरे पास क्या प्रूफ है कि तुम मुझे रिटर्न करोगे। तो वो मुझे नोट पकड़ा देते। तो नोट मैंने पकड़ा, तो वहाँ पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे यू और टू योर ऑर्डर, आप जिसको ऑर्डर करेंगे, और टू द बियरर। बच्चों एक्चुअली और यहाँ पे लोग समझते भी गलत है। ओनली टू यू मतलब मुझे, आप बोल रहे हो, और टू योर ऑर्डर। अगर मैं बोलूँगा भैया मेरे छोटे भाई को दो, ऐसे हाँ मेरी बहन को दो, मेरे फैमिली को दो, मेरे उस एम्प्लॉय को दो, तो मैं आपके पास भेज रहा हूँ, मैं एक आदमी, उसका नाम है राकेश, वैसा दिखता है, ये है, उसका फोटो भेज दिया, आप उसको पैसे दे दो। अरे बड़ा अमाउंट होगा तो ऐसे हमें सेफ रहना पड़ेगा। सो ओनली टू यू और टू योर ऑर्डर और टू द बियरर, या कोई भी अगर सपोज मैं उसको बोला भैया मेरी दुकान पे आके पेमेंट करो, तो दुकान पे मैं नहीं बैठा हूँ, कोई बैठा है, तो कोई भी बैठा है उस इंस्ट्रूमेंट उसके पास होगा। तो तुम बोलोगे भैया पैसा देना, इंस्ट्रूमेंट हमें दो, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको देगा। तो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दे रहा है आप उसको पैसा दोगे। सो ओनली टू यू और टू योर ऑर्डर और टू द बियरर, पॉइंट टू बी नोटेड। तो उसने खुद लिख के लाया है एंड सिग्नेचर अपना स्टाम्प अगर जो भी है मारा है। तो बस यहाँ पे और कुछ तो उससे बात नहीं करना। उसने लिखा है सपोज 50,000 ले रहा है, बोला कि भैया 6 महीने में मैं आपको 60,000 रुपये दूंगा। तो भैया मुझे खुशी लग रही है, हाँ ठीक है मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है भैया ले जाओ 50,000, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट रह गया। तो बच्चा दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। एंड इसमें कोई भी एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं, बस मैंने एक्सेप्ट कौन करेगा, अगर मैं आपको लोन देता हूँ तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी आप एक इंस्ट्रूमेंट लिख के आए हो, उसमें आपने एक्सेप्ट किया कि मैं आपका पैसा रिटर्न करूंगा, तो अब यहाँ एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। तो दैट इज बच्चों प्रॉमिसरी नोट। तो अगर हम थोड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ जाते हैं, स्टार्ट तो मैं बोला कल डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, वही शिबू मेरे पास है, सर मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो मैं बोला भैया कब देगा, 6 महीने में, मुझे देगा ना 10,000 एक्स्ट्रा। तो आप बोले नहीं भैया थोड़ा कम करो। तो मैं बोला नहीं होगा, नहीं 10,000 दो, या कम हो गया चलो। तो मैंने एक बिल बनाया, मैंने उसको बिल दिया, ड्रॉ किया बिल। अब वो बिल को पढ़ेगा, लिखा है यहाँ पे कि सर से मैं 50,000 ले रहा हूँ, सर को वादा करता दूंगा एंड इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतनी डेट में दूंगा। तो आप वहां पे पढ़ोगे, सिग्नेचर मारोगे, एक्सेप्ट करके सिग्नेचर मार के मुझे दे दोगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, प्रॉमिसरी नोट आप खुद बना के लाए थे, मुझे आपने दिया, आप मुझे दिए एंड पैसा लिए या उधार लिए या सामान लिए। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ, आपने पैसा मांगा पर मैंने आपको बिल दिया, आपने बिल को पढ़ के साइन मार के मुझे दिया। तो डिफरेंस है, प्रॉमिसरी नोट पहले से आप बना के लेके आते हो, पहले से प्रॉमिस करके आते हो।
तो इसमें आपका मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, आपको एक्सेप्ट, मुझे बस राजी होना है, आप उसको भी एक्सेप्ट बोल सकते हैं, पर नोट को एक्सेप्ट मुझे नहीं करना। हाँ, रिसीव करना मतलब एक्सेप्ट हुआ, पर नोट पे एक्सेप्टेंस वो आप दोगे, पैसा आप दोगे मुझे, दोनों ही केस में, हर केस में आप ही पैसा दोगे। तो प्रोमिसरी नोट में बच्चों तो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुका है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बच्चों एक्सेप्टेंस की जरूरत, मैं दूंगा। आपको लगा भैया आप ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहे हो, मैं कीमत ले देगा दे, तो आप नहीं लोगे और किसी के पास चले जाओगे। तो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक भी बताऊंगा, तो आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर अब बोला जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिसरी नोट, आप उसको कैसे बताओगे? तो पहली बात बच्चों, पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपका 1881 सेक्शन 3(1) के अंदर जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया जाता है, उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है बच्चों आपका प्रोमिसरी नोट। एंड प्रोमिसरी नोट बच्चों सेक्शन 4 में आता है ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, INA भी लिखा जाता है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, INIA भी लिख सकते हो। तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 है, सेक्शन 4 में आता है प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 में आता है बच्चों आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 6 में आता है बच्चों चेक। तो हमको सेक्शन 4 पढ़ना है, सेक्शन 5 पढ़ना है, सेक्शन 6 पढ़ना है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। और आपको मैंने अभी प्रोमिसरी नोट के बारे में बता दिया। तो अब इसी के हिसाब से आपका मीनिंग क्या बोलोगे? सब बच्चों मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताता हूं, एक बार सुनो एंड सेकेंड टाइम आप मेरे साथ रिपीट करना। ए प्रोमिसरी नोट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट containing an बच्चों अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट आप लिख के लाए हो। एंड इसमें बच्चों कॉन्टेनिंग, इसमें लिखा है अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल आप लिखे हो कि भैया मैं 6 महीने के बाद प्रॉमिस करता हूं आपको पैसा दूंगा, अनकंडीशनल। फिर ऐसा नहीं लिखा होगा अगर नहीं दे पाया तो आप मुझे और 1 महीना दे देना, नहीं दे पाया तो मुझे माफ कर देना, नहीं दे पाया तो आप मेरी गाय को ले जाना, मेरी बकरी ले जाना, मेरी गाड़ी ले, ये भैया क्यों, पैसा दिया है पैसा लूंगा, कंडीशन फिर क्या दे रहा है? खुद बोल रहे हो कि सर हम आपको 6 महीने बाद पैसा देंगे, फिर 6 महीने के बाद नहीं दे पाए तो माफ कर देना। ऐसा कंडीशन दोगे तो आप दोगे ही नहीं, 6 महीने के बाद मैं मांग भी नहीं पाऊंगा, मेरे से हक भी छीन लोगे। कोर्ट में भी केस करूंगा तो कोर्ट में आप बोलोगे भैया मैंने तो बोला था 6 महीने के बाद नहीं दे पाए तो माफ कर देना, तो माफ करना पड़ेगा। अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल, समझ में आ रहा है? सो प्रोमिसरी नोट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट बच्चों containing an अनकंडीशनल प्रॉमिस। क्लियर बच्चों? containing an अनकंडीशनल प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर, आपने साइन किया। मेकर कौन है? मेकर मतलब जो बनाता है, ए पर्सन मेक्स, कोई भी चीज जो बनाता है उसको मेकर बोलते हैं, ए पर्सन हु मेक्स। तो यहां पे ए पर्सन हु मेक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बच्चों आपका होता है, तो बच्चों प्रोमिसरी नोट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट containing an अनकंडीशनल बच्चों प्रॉमिस, अनकंडीशनल आपको बता दिया, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी। अगर कंडीशन लिखोगे तो आप मुझे अपाइज कर दोगे, मुझे तो मैं पैसा मांगूंगा कि आप मुझ पे ऑर्डर करोगे कुछ दिनों के बाद। सो प्रोमिसरी नोट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट containing an अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, साइंड बाय द मेकर, आपने खुद जिसने बनाया बच्चे, ए पर्सन हु मेक्स एन इंस्ट्रूमेंट उसे मेकर बोलते हैं। तो यहां पे मेकर कौन है? आप हो। क्लियर बच्चों? टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, क्यों आपने क्या प्रॉमिस दिया है? टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सर आपको हम 60,000 देंगे। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू यू, पर यहां यू नहीं लिखा जाएगा, आप बना रहे हो ओनली टू लिखा होगा, ओनली टू दैट रिप्रेजेंट बच्चों ओनली टू मी, मेरे को, ओनली टू और टू द ऑर्डर, या जिसको ऑर्डर दोगे आप, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वेरी सिंपल, ध्यान रखो, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, मीनिंग है। ए प्रोमिसरी नोट, मेरे साथ बोलो, ए प्रोमिसरी नोट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट containing an अनकंडीशनल प्रॉमिस, उसमें आपने एक अनकंडीशनल प्रॉमिस लिखा है, हाँ, साइंड बाय द मेकर, आपने साइन किया है,
क्या प्रॉमिस है, क्या साइन किया है? टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम, SUM सम। बच्चों एक सर्टेन सम ऑफ मनी आप मुझे दोगे। सो किसको दोगे? टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, बस टू में लोग जाना, T और टू मतलब टू यू और टू दी ऑर्डर, जब मैं जिसको ऑर्डर दूंगा, और टू दी बियरर, जिसके पास बच्चों पोजीशन, बियरर मतलब जिसके पास पोजीशन होगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको दोगे। सपोज अगर मैं नहीं रहता तो मेरी फैमिली में जो पकड़ा होगा उसको दोगे। अगर मैं किसी को एंडोर्स कर देता हूं तो आप उसको दोगे, वो आपके पास जाएगा, आप उसको दोगे। तो जिसके पास बच्चों इंस्ट्रूमेंट है वो उसका मालिक है। क्लियर, समझ में आया? सो ए प्रॉमिसरी नोट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट containing an unconditional promise signed by the maker, आप हो signed by the maker to pay a certain sum of money, certain sum of money only to मतलब you, to you मतलब मुझे, only to or to the order or to the bearer of the instrument, only to you or to the order, आप जिसको देंगे, या or to the bearer of the instrument. This is called बच्चा promissory note. एंड तीनों जब समझ जाओगे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाएगा। तो प्रॉमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस लिखा होता है कि मैं आपका पैसा, साइन करके लिखा होता है कि मैं आपका पैसा आपको या आप जिसको ऑर्डर करेंगे उसको या जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मैं दूंगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। नाउ बच्चों कम टू द डेफिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, पर सेम ही है जो मीनिंग था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Negotiable Instrument Act 1881, you know, सभी जानते हैं, तो डेफिनेशन भी वहीं से है, कोई पर्सनल डेफिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Negotiable Instrument Act, a promissory note may be defined as, a promissory note may be defined as, एक promissory note को हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ये तो जानते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कॉमा ए प्रॉमिसरी नोट मे बी डिफाइंड एज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बच्चों इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट बोला था, अब आपका डेफिनेशन में जो लिखा है आपको तो वही लिखना है। An instrument in writing, it may be defined as an instrument in writing, एक इंस्ट्रूमेंट जो रिटन में होगा, containing an unconditional, बच्चों क्या प्रॉमिस लिखा है? अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब एग्री, प्रॉमिस एक ही बात है। सो an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker, आप to pay a certain sum of money only to or to the order or to the bearer, एक ही बात, only to me or to my order or to the bearer, मुझे या मैं जिसको बोलूंगा उसको या जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको दोगे। सेम थिंग, बस an instrument in writing containing an unconditional undertaking है, वहां पे प्रॉमिस था, signed by the maker वही है, to pay a certain sum of money वो भी सेम है, only to or to the order or to the bearer of the instrument, all are same. So this is about the meaning and definitions of बच्चों promissory note. Now मैं आपको 2-4 लाइन about बता देता हूं, आप ध्यान से सुने। बच्चों जैसे कि वेरी सिंपल लाइन है, ये फीचर्स में भी आपके आ जाएंगे। आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों फीचर्स इन डिटेल इन ए सिस्टमेटिक मैनर में कल करूंगा, पर आप यहां से कुछ नॉलेज पा ले। अगर आप +2 लेवल का पढ़ते या अगर आप अकाउंटिंग में पढ़ते या आप मैथमेटिक्स में पढ़ते तो आप ऐसे खुद बना के भी फीचर्स लिख सकते थे। बट सो फार एज बच्चों हम अभी पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यू नीड टू लर्न बच्चों ऑल दी पॉइंट्स, ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा सिस्टमेटिक वे में पढ़ना जरूरी है। बट यू कैन राइट बच्चों, कोई बच्चे भी ऐसे लिखते नहीं है, आप ऐसे भी इधर उधर लिख सकते हो, खुद बना के भी लिख सकते हो। तो पहली बात तो बच्चों एक्ट सेक्शन, इट इज कंटेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हो गया। देन मीनिंग लिख सकते हो, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order or to the bearer of the instrument. Third point बच्चों,
contains an unconditional promise or undertaking to pay. Unconditional promise मतलब the promise to pay must be unconditional. If there is any condition, it can't be a valid. अगर कोई कंडीशन हो गया तो इसको वैलिड नहीं बोला जाएगा. सो प्रोमिसरी नोट ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो पूरा अनकंडीशनल है. कंडीशन हो गया तो ये कभी वैलिड नहीं होगा, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ये एग्रीमेंट रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा. क्लियर? देन बच्चे 3 पॉइंट हो गया. एक्ट बताया, मीनिंग बताया, आपका अनकंडीशनल बताया. नेक्स्ट पॉइंट सुनो, आप खुद समझोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. इट इन्वॉल्व्स बच्चे 2 पार्टीज. ये आपको पता है, एक आप मुझसे लोन मांग रहे हो, आप और एक में, तो इट इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज. अब इन 2 पार्टी का नाम क्या है? ध्यान से, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, प्रोमिसरी नोट में जो पढ़ा रहा हूं मैं आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो नहीं पढ़ाऊंगा. डिफरेंट पार्टी हो जाएगा, पार्टी की संख्या भी बढ़ जाएगी. तो पॉइंट टू बी नोटेड. आप लाइटली लोग सर पार्टी दो, उसमें भी होगा, चेक में भी दो, नहीं ऐसा नहीं. तो पहले पार्टी कौन है, कितनी पार्टी है, इनको यहाँ की पार्टियों को क्या बोला जाता है, पर्सन को क्या बोला जाता है. सो इट इन्वॉल्व्स बच्चों 2 पार्टी. एक आपका नाम है मेकर एंड मैं हूं, मेरा नाम है पेई. बच्चों इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बच्चों इंस्ट्रूमेंट के लिए पार्टी, एक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला एंड एक बच्चों पैसा जिसको मिलेगा. अब आपको मिलेगा नहीं, मैंने बाद में जिसको मिलेगा. सो हु इज मेकर? हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट? A person who makes the promissory note is known as maker. अब बोला it involves 2 parties. One is maker, another one is pay. तो उसके नीचे लिखना who is maker. A maker मतलब a person who makes the promissory note is known as maker. He is the debtor. Debtor आप उधार ले रहे हो तो आप debtor हो, या क्रेडिट बायर उधार में सामान ले रहे हो. क्लियर? एंड pay a person बच्चों, a person who is entitled to receive the debt, जिसके पास हक है पैसा लेने का. to whom the money is to be paid, जिसको पैसा देंगे, जिसको हम पैसा देंगे after a certain period of time, उसको बोलते पेई. पेई कौन होगा? अब आप बोलो पेई कौन होगा? सर आप होंगे. हाँ ठीक, मैं पे. अगर सपोज मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को रहीम को दे दिया है तो पेई कौन होगा? रहीम होगा. तो जिसको आप पैसा दोगे वही आपका पेई होगा. सो इट इन्वॉल्व्स बच्चे 2 पार्टीज. तो आपका एक एक्ट हो गया, एक आपका मीनिंग हो गया, एक आपका बच्चों अनकंडीशनल प्रॉमिस हो गया, एक आपका यहाँ पे पार्टीज हो गया. क्लियर बच्चों? और एक पॉइंट हम बता सकते हैं बच्चों, द प्रोमिस जो इसमें किया जाएगा, द प्रोमिस टू पे बच्चों मनी एंड मनी ओनली. बच्चों ये नहीं भैया अगर पैसा नहीं दे पाए तो आप मेरी गाय को ले जाना, मेरी कार को ले जाना, ऐसा नहीं होगा. द प्रोमिस टू बच्चों, तब आपकी कार किस हालत में होगी, कार गाय आपकी होगी नहीं होगी, तो उसको मैंने पैसा दिया, मुझे पैसा चाहिए. द प्रोमिस टू पे बच्चों मनी एंड मनी ओनली. और एक पॉइंट बोल सकते हैं, वो भी मीनिंग से आएगा बच्चों. इट डजंट रिक्वायर बच्चों एनी एक्सेप्टेंस. इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तो आप लिख के दे रहे हो कि हम पैसा देंगे. ये सपोज अगर बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको एग्रीमेंट देता है, आप एग्रीमेंट पे एक्सेप्ट करना होता है कि आपको पैसा देना है. सो बच्चों बैंक से अगर लोन लेते हैं तो वहां पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर यहाँ तो ऑलरेडी बच्चों मेकर था, जो डेप्टर था, जो ऑलरेडी प्रॉमिस करके दे रहा है, तो इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस. तो ये बच्चों आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. एंड जब मैं कल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा उनमें भी बच्चों ये पॉइंट्स आएंगे, और 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा एंड सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट्स के साथ. तो होप सभी बच्चों को समझ में आया. अभी जो पढ़ाया मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, उसको ओवरऑली आप पढ़ना. अगर अच्छे से पढ़ के याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, खुद पढ़ पाए. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जहां तक पढ़ाया उसका हाफ पेज एंड प्रोमिसरी नोट का जहां तक पढ़ाया. ओके बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल.